Hello students, I am Dr. Suman Badola back again to visit peninsular India's rivers. In today's lecture, we will discuss and we will know about the drainage pattern of India and their functional significance. As earlier, we have learned about northern rivers, Himalayan rivers, Brahmaputra river, and today we will discuss about the peninsular drainage pattern. प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीप, जैसा कि हम सभी भूगोल के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं प्रायद्वीपीय स्थिति से तात्पर्य समुद्र से घिरा हुआ भूभाग, जो कि 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। ये भारत की एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है जिसका हमें लाभ प्राप्त है। इस प्रायद्वीपीय भूखंड को प्राचीन स्थिर भूखंड के रूप में जाना जाता है, अर्थात यह भूखंड ऐसा भूखंड है जो विभिन्न प्रायद्वीपीय या विवर्तनिकी हलचलों से उस समय में स्थिर भूखंड के रूप में रहा है, जहां पर विवर्तनिकी घटनाएं नगण्य रही हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियों ने दीर्घ काल तक इस पर अपर्दन का कार्य किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिमालय एक नवीनतम पर्वतमाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ की नदियों ने युवावस्था का कार्य कर रही हैं। युवावस्था में नदियां लंबवत कटाव कर अपनी घाटियों को गहरा करने का कार्य करती हैं और जलप्रपात, गॉर्ज और दीर्घ भ्रंश और घाटियों का निर्माण करती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार, जो कि प्राचीनतम अवस्था में जहाँ की स्थल आकृतियाँ पहुँच चुकी हैं, वहाँ पर नदियों ने अपनी घाटियों को बेस लेवल तक प्राप्त कर दिया है। नदी अपनी घाटियों पर लंबवत कटाव न करके उन पर, ये लंबवत कटाव कहलाता है। और नदियां जब अपनी घाटियों में पार्श्विक अपर्दन करती हैं और घाटियों को चौड़ा करती जाती हैं, वो कहलाता है बेस लेवल को प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में क्षैतिज अपर्दन के कारण घाटियां चौड़ी और उथली हो जाती हैं। जब घाटियां चौड़ी और उथली हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों की चोटियां घिस करके गुंबदाकार या गोलाकार आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। दीर्घ काल तक इन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतमालाओं के अपर्दन के कारण यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, विंध्यन रेंजेस, सतपुड़ा, महादेव हिल्स, छोटा नागपुर पठार, मलयगिरी पर्वत, छत्तीसगढ़, डेक्कन प्लेटो, ये सब हम इसमें देख पा रहे हैं। इसी प्रकार दक्षिणी भारत की अनैमुली, दादा बेटा पर्वत चोटियां, जो कि प्रसिद्ध पर्वत चोटियां हैं, ये सभी पर्वत चोटियां एवं पर्वत शिखर दीर्घ काल तक अपर्दित होने के कारण गोलाकार या गुंबदाकार स्वरूप में हो चुकी हैं। और यहाँ ये भी समझना चाहिए कि पश्चिमी घाट निरंतर श्रृंखला के रूप में विद्यमान है, परंतु पूर्वी घाट भी इन नदियों की घाटियों के द्वारा विभक्त होकर के छोटे छोटे श्रृंखलाओं के रूप में बचा हुआ है, जैसा कि इस मानचित्र में आप देख पा रहे हैं। यहाँ यह और स्पष्ट कर देती हूँ कि वर्षा का जल कम प्राप्त होने के कारण हिमालय की नदियाँ, जो कि वर्ष भर जल प्राप्त करती हैं, उनमें जल प्रवाह की मात्रा अधिक होती है और मैदानी भागों में आकर के वो विभिन्न विसर्पों का भी निर्माण करती है। परंतु प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इनमें जल प्राप्ति की मात्रा कम होने के कारण नदी विसर्प या विभिन्न प्रकार की विशेष स्थलाकृतियों का निर्माण
लगभग नहीं हो पाता है। प्रायद्वीपीय भारत में ढाल का स्वरूप यदि हम देखें, मानचित्र को मैंने जूम करने पर आपको दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी घाट से अधिकांश नदियां जिनका उद्गम होता है वो नदियां पूर्व की ओर अधिकांशतः प्रवाहित हो रही हैं। मुख्यतः नर्मदा एवं ताप्ती नदी को छोड़ दिया जाए यदि, सतपुड़ा रेंजेस और विंध्याचल रेंजेस के मध्य में प्रवाहित होने वाली नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के अतिरिक्त दक्षिणी भारत की अधिकांश नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां पूर्वी भारत में ईस्टर्न घाट्स को काटती हुई अपना अंतिम उद्गम स्थल से प्रारंभ होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुछ नदियां गंगा नदी के क्रम में मिलती है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था। चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सभी नदियां उत्तरी भारत में जाकर के गंगा नदी के प्रवाह क्रम में मिलती हैं। यदि इसे और भी स्पष्ट रूप में हम देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का यदि हम गूगल मानचित्र की सहायता से देखें तो नदियां इस प्रकार से आप 3D पिक्चर में देख पा रहे हैं कि नदियां अपनी घाटी को गहरा नहीं करके चौड़ा कर रही हैं। जैसा कि हिमालय की नदियों को हमने देखा था कि हिमालय की नदियां तीव्र ढाल वाले पर्वतीय भागों पर बहती हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको गोदावरी रिवर का एक गूगल मैप पे पिक्चर दिखा रही हूँ। इस पिक्चर पे हम स्पष्ट देख रहे हैं कि उच्चावच के नाम पर पूर्वी घाट प्रदेश का कुछ भूभाग ही इसमें सम्मिलित है और यह सम्मिलित होने के कारण बहुत कम कटाव और ऊंचाई के कम होने के कारण ये तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, पर्वतीय क्षेत्र से आती हैं, तो ये नेविगेबल भी नहीं होती हैं। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की इन नदियों को यदि हम देखें तो ये यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ और कम संख्या में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया वर्षा कम होती है और नावें चलाने की जैसी स्थिति भी पठारी धरातल होने के कारण नहीं हो पाती है। और मार्च से जून करके तक जब मैदानों में हिमालय का नदियों में फुल प्रवाह रहता है, ऐसी स्थिति में पठारी भाग की नदियां लगभग कई बार सूख जाती हैं। धरातल पठारी होने के कारण वर्षा का जल यहाँ पर अवशोषित नहीं होता है और शीघ्र ही नदियों में बहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बाढ़ की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। सिंचाई के लिए दक्षिणी भारत की इन नदियों में नहरों का निकाला जाना संभव नहीं होता है। चंबल, सोन, महानदी, ये सभी नदियां आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर नदियों का प्रवाह, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सभी बहुत अधिक पुरानी हैं, जैसा कि मैंने बताया, और दीर्घ काल से अपर्दन करने के कारण यहाँ पर ढाल समाप्त हो चुका है और इनकी घाटियां चौड़ी हो गई हैं। और ये नदियां दक्षिणी भारत में दो भागों में बांटी जा सकती है। अरब सागरीय प्रवाह क्रम, जो नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में गिर जाती हैं, और दूसरा है बंगाल की नदी का प्रवाह क्रम, जो कि पश्चिम से निकल करके पूर्व में आकर के गिरती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप नदियों के प्रवाह क्रम को यदि देखें तो पूरे संपूर्ण भारत को पार करने के बाद में ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही एवं लूनी नदी प्रमुख है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और 900 मीटर की ऊंचाई से निकलकर गुजरात में भड़ोच के निकट अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी
स्पष्ट है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच के जल को बहा करके ले जाती है। नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट संगमरमर का जल विद्युत प्रपात बहुत ही दर्शनीय है। भेड़ाघाट का यह जलप्रपात धुआंधार प्रपात के नाम से जाना जाता है और अत्यधिक 30 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस जलप्रपात में मार्बल की चट्टानों का एक बहुत ही विहंगम दृश्य नर्मदा नदी के द्वारा दिखाई देता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर एवं अपवाह क्षेत्र 98,796 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं नर्मदा नदी का प्रवाह एवं भड़ूच के पास आकर के यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी हम देख पा रहे हैं ओंकारेश्वर, जबलपुर, रायगढ़ इस नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को मैकल सुता या शंकरी या रेवा के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर इसी नदी पर बनाए गए हैं। तवा, बुढ़नेर, बंजर, शर, कुंडली इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं। इसी की सहायक नदी पर रानीपुर बांध बना हुआ है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से महादेव की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। यह नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित दरार घाटी में भ्रंश घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती हुई सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों से होकर बहती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर तथा अपवाह 65,145 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मानचित्र गूगल मैप्स पे हम ताप्ती रिवर का प्रवाह देख रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में फैला हुआ है। पूर्णा, गिरना, बोरी, बेघर, पंजरा एवं ओनर इसकी सहायक नदियां हैं। सूरत इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। काकरापार एवं उकाई बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से होता है और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्य में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। इस मानचित्र पर हम देख रहे हैं माही नदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस के सहारे इन पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली अरब सागर और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। माही नदी का अपवाह क्षेत्र 34,842 स्क्वायर किलोमीटर्स है जो कि सोम, जाखम, अनास, हरण इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। माही बजाज सागर, बनक बोरी एवं कदाना बांध इसी नदी पर बनाए गए हैं। गूगल मानचित्र पर हम माही नदी का प्रवाह यदि देखें तो माही नदी हम देख पा रहे हैं माही नदी का प्रवाह क्रम और इस प्रकार से यह अरब सागर में गिर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से अरावली पर्वतमाला से होता है और अपने उद्गम स्थल से
दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई 300 किलोमीटर की दूरी पार कर यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। उदयपुर से साबरमती और खंबात की खाड़ी तक 300 किलोमीटर। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 21,674 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान एवं गुजरात, यह नदी का प्रवाह दक्षिण में दिखाई दे रहा है। वाकल, सेई, वैतरक इसकी सहायक नदियां हैं। लूनी नदी महत्वपूर्ण नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद कच्छ की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रारंभ में यह नदी मीठे पानी की होती है और बालोतरा के निकट लवणीय रूप में परिवर्तित हो जाती है और अपने उद्गम स्थल पर लूनी नदी को सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की सहायक नदियां जवाई, बांडी, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजरी, खारी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं।